In every competitive exams, you will find the weightage of economy and the questions regarding economy very much. And this is why here I am, Dipali, and आपके साथ मैं यहाँ पे इकोनॉमी के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी। देखिए, इस पर्टिकुलर जो आपके लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है कोर्स, इसकी क्या चीज़ है, इसमें क्या ऐसा यूनिक है, यहाँ पे आप ये देखने को पाओगे कि यहाँ पे मैं आपको अभी इनिशियली तो स्टैटिक सारा पोर्शन माइक्रो टॉपिक्स कवर कराऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको करंट भी रिलेट करते हुए चलूँगी, बिकॉज इकोनॉमी में करंट अफेयर का बहुत अच्छा रोल होता है और आप मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन अपने करंट अफेयर्स से भी देखते हुए यहाँ पे पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा ही पर्सपेक्टिव रखेंगे कि हम स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक जो चीज़ें हैं उन्हें भी अपने जो पर्टिकुलर नोट्स हैं उसमें बनाते हुए चलें और चीज़ों को समझते हुए चलें कि किस तरीके से हमको इकोनॉमी को पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में टैकल करना है। ठीक है, अब ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होने वाली है? अगर आप यूपीएससी सीएससी, यूपीएससी सीएपीएफ, सीडीएस, स्टेट पीसेस जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आई मस्ट इंश्योर कि आपके लिए यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट आप पक्का लेकर जाओगे। ठीक है, फ्रॉम द डायनेमिक पोर्शन एज वेल एज फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे, तो ये है आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे गुड्स का प्रोडक्शन, जैसे सर्विसेज का अवेल करना, और ये सारी चीज़ों का किस तरीके से हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो जीडीपी का पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकल कर आता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखा पा रहे हो आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। सो व्हाट आर द आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, उसको समझने से पहले आप यहाँ पे एक लाइन लिखे हुए देख रहे हो, इफ़ वी वर टोल्ड दैट टुडे द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज़ यूएस। तो अगर आप अभी आपको ये कोई बताता है कि जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो वो यूएस है, तो आप पर्टिकुलर किन चीज़ों पे ध्यान दोगे? आप पैरामीटर्स देखना स्टार्ट करोगे ना कि किन किन पैरामीटर पे हम ये मेजर करके बोल रहे हैं कि यूएस एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ का लैंड एरिया कितना है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और आउटपुट कितना हो रहा है ना, कितनी इनकम है लोगों की, कितना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि हर एक इकोनॉमी में आपके जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स, जो आपके फिनिश्ड गुड्स होते हैं, एंड ऑल द सर्विसेज लाइक योर बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग, ये जो दो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ योर फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो चीज़ें आपकी कंट्री की मॉनेटरी वैल्यू लोकल करेंसी की डिसाइड करती हैं, यानी ये हमारा आउटपुट डिसाइड करते हैं कि कंट्री में किस तरीके का इकोनॉमिक जो जीडीपी है, जो हमारी इनकम है, वो किस तरीके से हो रही हैं कैलकुलेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि यूएसडी में हम यूएस और आईएनआर में अपना इंडियन मॉनेटरी वैल्यू होती है, तो ये तो आप जानते हो। बट देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि टाइम पीरियड भी मैटर करता है। ठीक है, अगर मैं पैरामीटर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, तो गुड्स का एक हो गया फाइनल गुड, और उसके साथ साथ हमारा सर्विसेज है, बट विद इन द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो गिवन टाइम पीरियड पे भी ध्यान देना है। अगर हम क्वार्टर बोल रहे हैं तो दैट इज 3 मंथ, हाफ ईयरली पे भी मेजर कर सकते हैं और ईयरली पर भी मेजर कर सकते हैं, तो ये चीज़ पे ध्यान देना आप लोग। और उसके साथ साथ अब यही आउटपुट जो है यही इंक्लूड करता है आपके सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को विच आर एक्सचेंज फॉर द इकोनॉमी। अब जैसे सपोज कर लो, मैं यहाँ पे बार बार फाइनल गुड्स क्यों कह रही हूँ? फाइनल गुड्स का मतलब यहाँ मेरा कहने का ये है कि आप अगर ब्रेड को परचेज करते हो, ठीक है, तो आप ब्रेड की कॉस्ट को इंक्लूड करोगे जीडीपी के कैलकुलेशन में, ना कि वीट और फ्लोर की भी।
जहाँ से ये बनकर आ रहा है, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए बार बार हम जीडीपी की डेफिनेशन जब याद करते हैं या फिर जीडीपी की डेफिनेशन कहीं भी पे भी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बात होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो फाइनल गुड्स कहने का मतलब क्या है कि हम ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ना वो इसी में इंक्लूड कर लेते हैं और इसी वजह से हम इस फाइनल गुड का ही सिर्फ पैसा इंक्लूड करते हैं इन द कैलकुलेशन इन द मेजरमेंट ऑफ आवर जीडीपी, ओके। और इसी तरीके से सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज तो आप जानते हो जो आप अवेल करते हो फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जैसे इस पैरा में बोल रहा है इफ़ वी वर टू इंक्लूड बोथ इंटरमीडिएट एंड द फाइनल गुड इन आवर डेफिनेशन टू आउटपुट, अगर आप ऐसा करते हो कि आपने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स दोनों का ही जो प्राइस है उसको कैलकुलेट कर लिया तो इट विल कॉज डबल काउंटिंग, ठीक है। ये डबल काउंटिंग कॉज कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल पे चलूँ, अगर आप रॉ मटेरियल का भी कॉस्ट जो है उसको भी कैलकुलेट कर रहे हो और उसके साथ साथ ब्रेड का भी जो प्राइस है उसको भी जीडीपी की डेफिनेशन में कैलकुलेट कर रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम डायरेक्टली फाइनल गुड का जो है कॉस्ट कंसिडर करते हैं, ना कि जो फर्स्ट प्रोडक्शन है उसका। अब देखो मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका। अब देखो एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे, जो हमारे सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं, जो हमारी जैसे आपने सपोज कर लीजिए यहाँ क्वेश्चन पूछा व्हाट अबाउट द सेल ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स लाइक सेल ऑफ अ सेकेंड हैंड कार, तो इसके बारे में हम क्या कहें, शुड दे बी रिफ्लेक्टेड इन आवर आउटपुट ऑफ आवर इकोनॉमी? नो, वो हमारी इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा बिकॉज आपने जब ऑलरेडी वो फर्स्ट हैंड होगी तो उस टाइम वो इंक्लूड करी गई होगी ना, तो उससे अगेन डबल काउंटिंग हो जाएगा, है ना। और इसी डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम सेकेंड हैंड गुड्स को भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं और उसके साथ साथ हम सेकेंड हैंड गुड्स की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। ओवरऑल सारा खेल जीडीपी का है, ठीक है। जिसने ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट और जीएनपी का कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लिया है, ये इकोनॉमी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक कोर टॉपिक्स हैं, जिसने भी ये कॉन्सेप्ट समझा है उसको जब वो करंट अफेयर पढ़ता होगा ना उसको रिलेट करने में बहुत मज़ा आती होगी। और यही खूबसूरती है इकोनॉमी की कि अगर आपके स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से कवर्ड हैं तो बहुत मज़ा आती है करंट अफेयर पढ़ने में, ठीक है। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं भी यहाँ पे आपकी हेल्प करना चाहूँगी और उसी पर्सपेक्टिव से मैं भी यहाँ पे आपके करंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको डालकर स्टैटिक पोर्शन को कवर करूँगी, ठीक है। तो अब देखो फर्दर आगे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आर रिफर्ड टू एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपको पता है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन कर रहा होगा, the much pretty businesses, the private companies like Tata, Birla, Reliance, है ना। ये सारी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई और जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं लाइक ONGC, सेल एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो कई लोगों को कंपनी का वो भी नहीं पता होता है कंपनी कितने तरीके की होती हैं, तो आप यहाँ से 3 तरीके की कंपनी भी पढ़ ले रहे हो। दैट इज़ योर प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और भी होती हैं लाइक सिंगल पर्सन कंपनी भी होती है बट उतना डीप नहीं जाएंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपनी लॉ, तो वहीं पे हम उसको रखते हैं। बट यहाँ पे आप टाइप्स पढ़ सकते हो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में आपकी टाटा, बिरला, रिलायंस आ जाती हैं। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनी में हमारी ONGC आ गई, सेल आ गई। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो पर्टिकुलर होती हैं दीज बॉडीज आर इंक्लूडेड इन आवर इंडियन पॉलिटी एज वेल, ठीक है। तो उसको कनेक्ट करो, थोड़ा सा सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो। आपने पढ़ा होगा एम लक्ष्मीकांत में कि इनको हम स्टेट की डेफिनेशन में रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 12, ठीक है। तो इसको हम अपने स्टेट की डेफिनेशन में भी कंसिडर करते हैं, ONGC, सेल, LIC, ये सारी कंपनी। और उसके साथ साथ जस्ट बिकॉज क्यों करते हैं ये भी बताती चलती हूँ, स्टैट्यूटरी है,
ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यानी थ्रू लॉ समवेयर इनको पब्लिक सेक्टर कंपनी की जो कैटेगरी है उसमें कैटेगराइज किया गया है इस वजह से। अब देखो यहाँ पे फॉरेन कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन कंपनी में नोकिया, सोनी, सैमसंग ये सारी हो जाती हैं। तो यही सारी जो कंपनीज हैं, ये जो 3 तरीके की कंपनीज हैं, ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है ओवरऑल। ठीक है, तो ये चीज़ समझना था। अब देखो एक चीज़ और है, if we were to take the monetary value of the final goods and services produced within the geographic boundary of the country, जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे हम जीडीपी का जब फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें क्या बोलता है वो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो डोमेस्टिक है ना, ये डोमेस्टिक क्या है, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ये चीज़ ध्यान रखना है हमें कि विद इन द जियोग्राफिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री, irrespective of who the producer of the goods and services are, then it is called a domestic output। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, हम ये नहीं देखते कि फॉरेन कर रही है, प्राइवेट कंपनी कर रही है या पब्लिक कर रही है, हमारी कंट्री में कर रही है तो हमारी डोमेस्टिक आउटपुट है। ठीक है, देन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, डोमेस्टिक आउटपुट कंसिस्ट ऑफ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड रेंडर्ड बाय द इंडिविजुअल, प्राइवेट, पब्लिक एंड फॉरेन कंपनी। तो देखो अभी तक धीरे धीरे हम कैसे बढ़ रहे हैं, पहले हमने गुड सर्विसेज देखा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, किस किस तरीके की, अब हम डोमेस्टिक वर्ल्ड को पकड़ रहे हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर डोमेस्टिक वर्ल्ड में भी कौन है, डोमेस्टिक वर्ल्ड में हमारे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन कंपनीज, ये सब इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, having looked into who are the producer in the economy, let us now look at how the goods and services are produced। तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस होती हैं तो आप मान लो आप एक फैक्ट्री बिठाना चाहते हो, तो आपके पास वो बेसिक क्या क्या नीड्स होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छी फैक्ट्री बिठाल पाओ। तो उसके लिए आपके लिए कुछ प्लेस होना चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ लैंड होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ द मनी कैपिटल, है ना, मनी भी तो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए लेबर, ताकि वो काम कर सके। और ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो इस वजह से आप हो एंटरप्रेन्योर एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स। ठीक है, these are called the factors of production। इन्हीं को हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर किसी एग्ज़ाम में कोई छोटे स्टेट पीसीएस वगैरह एग्ज़ाम में आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ऑप्शंस दिख जाएं, लैंड एंड प्लेस एंड मनी एंड लेबर, ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये चारों ही उसके पार्ट हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देन आफ्टर दैट आपकी जो प्रोडक्शन लाइफ साइकिल होती है, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अब इस चीज़ को आप इस सिंपल से एक चार्ट से समझो। यहाँ पे लिखा है कि लैंड से हम रेंट निकालते हैं, ठीक है, लेबर को हम वेजेस एंड सैलरीज देते हैं, कैपिटल इंटरेस्ट होता है हमारा, और इंटरप्रेनर कुछ, जो इंटरप्रेनर होता है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाता है। तो ये चार चीज़ें जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये जो एक फाइनल 12,250 एक पर्टिकुलर अमाउंट बनकर आ रहा है, यही हमारा आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी है। ये जो इस चैप्टर का क्रक्स है ये, ठीक है, इस चैप्टर का क्रक्स है। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों को कैलकुलेट करके हम आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी निकाल रहे हैं, वो चीज़ दिखाई जा रही है। ठीक है, in this example, total cost of all the cost included in an entrepreneur is 12,250। what is the output? same amount। ठीक है, आउटपुट क्या है, सेम अमाउंट है। यही कह रहे हैं ना कि ये जो इस चैप्टर का नाम है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, और what is the income of all the factors of production? same amount, that is 12,250। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि आउटपुट और इनकम, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये तो सेम थिंग्स हैं, आउटपुट और इनकम, है ना। एट टाइम्स आउटपुट इज ऑल्सो रिफर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी। देखो कभी कभार ना आउटपुट और जो प्रोडक्ट ऑफ द इकोनॉमी है, इन्हें भी हम सेम ही चीज़ लेके चलते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि क्वांटिटी मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय
फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सब हम फर्दर आगे के लेक्चर्स में इन छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करते चलेंगे। बट पहले आप जीडीपी का जो ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो और उस चीज़ को अपने दिमाग में इस तरीके से बिठा लो कि इट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट और अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट इज़ अ वेरी ईजी थिंग। जो आपको सुनने में आ रहा है एक्चुअल में वही है, ठीक है। जो आपको इसके पर्टिकुलर जीडीपी के फुल फॉर्म में दिख रहा है वो एक्चुअल में वही है। जस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम आर द सेम थिंग्स, ठीक है, दे आर द सेम थिंग्स। और उसके साथ साथ अगर आपको डोमेस्टिक आउटपुट बोलता है कोई, इट इज़ सेम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलोगे, इट इज़ सेम। डोमेस्टिक इनकम बोलोगे, इट इज़ ऑल्सो सेम। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे इस पूरी चीज़ में हमने एक चीज़ तो देख ली कि जो इनकम इंडियंस हैं हमारे विद इन द कंट्री वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके हम अपना जीडीपी निकाल लें, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द इंडियंस स्टेइंग अब्रॉड, उनकी इनकम का क्या, उनकी इनकम का क्या जो इंडियंस हमारे बाहर रह रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लाते हैं नेशनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। नेशनल प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो दुनिया भर की डेफिनेशंस रटने से बचोगे और समझने से भी कि आखिर में क्या होता है। देखो सिंपल सा एक चीज़ होता है नेशनल प्रोडक्ट कि आपकी जो अभी तक हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहे थे, ठीक है, उसमें आप जो हमारे इंडियंस अब्रॉड काम कर रहे हैं और उनकी अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको प्लस कर दो, ठीक है, उसको सिंपली प्लस कर दो और उसमें से वो इनकम माइनस कर दो जो यहाँ के लोग, यहाँ मतलब बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे इंडिया में रह कर कमा रहे हैं, उनकी इनकम को माइनस कर दो। वो हमारा निकल कर आता है नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। वो हमारा क्या निकल कर आ रहा है, नेशनल प्रोडक्ट। और यही नेशनल प्रोडक्ट हमारा और कुछ नहीं, यही है जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जीडीपी और जीएनपी, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है कि जीडीपी में हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेते हैं सिंपली, लेकिन जो जीएनपी होता है उसमें हम उस इनकम को प्लस करते हैं जो हमारे नेशनल्स बाहर कमा रहे हैं और उस इनकम को माइनस करते हैं जो यहाँ पर फॉरेनर्स कमा रहे हैं, और फिर हम जो कॉन्सेप्ट निकालते हैं दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस माइनस NFIAD, what is NFIAD, that is net factor income from abroad, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम जो बाहर से आ रही है, ये दोनों ही हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितना कौन ज़्यादा कमा रहा है, यानी हमारे इंडियंस बाहर रह के ज़्यादा कमा रहे हैं या यहाँ पे आए फॉरेनर्स ज़्यादा कमा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अब देखो अगर नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी आपका कम आता है जीडीपी से, तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो इंडियन नेशनल बाहर रह रहे हैं ना, उनकी इनकम यहाँ पर कमाने वाले फॉरेनर्स से कम है, ठीक है, बस इतना सा मतलब है। और वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि जो जीडीपी है वो जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जीएनपी से, तो क्या हो रहा होगा, तो ऐसा हो रहा होगा कि जो हमारे इंडियन नेशनल अब्रॉड होंगे वो ज़्यादा अर्निंग कर रहे होंगे, इंडियन द इनकम विद इन द इनकम विच आर अर्न बाय द फॉरेनर्स इन आवर कंट्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। An increased foreign currency denominated debt of a country or the selling domestic assets to the foreign entity would tend to reduce the national product. अब आपको पता है अगर आपने बाहर की जो करेंसी है उससे ज़्यादा डेट ले लिया उसके करेंसी में और अपनी करेंसी को बाहर ज़्यादा सेल कर दिया, फॉरेन अपनी जो नॉट करेंसी, डोमेस्टिक असेट्स, ठीक है, अपनी डोमेस्टिक असेट्स को आपने ज़्यादा बाहर सेल कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपका नेशनल प्रोडक्ट रिड्यूस हो जाएगा,
ठीक है, आपका जो नेशनल प्रोडक्ट है, ये जो जीएनपी है पर्टिकुलर, ये कम हो जाएगा, लीविंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट अनचेंज्ड। अब ये एक कंडीशन बनकर आई है आपके लिए, ठीक है, ये एक यूनिक कंडीशन है, इसको याद रखना। यही एक्सेप्शंस होते हैं जो इकोनॉमी में हमें कंफ्यूज करते हैं। दीज आर द एक्सेप्शंस विच वी हैव टू लर्न, ठीक है। अब यहाँ से याद क्या रखना है कि हमें एन इंक्रीज फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट ऑफ अ कंट्री और द सेलिंग ऑफ द डोमेस्टिक एसेट्स टू द फॉरेन एंटिटी वुड टेंड टू रिड्यूस द नेशनल प्रोडक्ट, या हमारे नेशनल प्रोडक्ट को कम कर देता है, और जबकि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब अगर कल को यूपीएससी इसको एज ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बनाकर दे देता है, और आप ये देख कर ये डाउटफुल हो जाओ कि नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा है, हमारे बहुत ज़्यादा ग्रेव सेंटेंस, बहुत ज़्यादा अजीब सा सेंटेंस बना दिया है, मे बी यूपीएससी हमें फंसाना चाह रही है, तो ये गलत होगा। नहीं, ये सही है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट अनचेंज नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो आपको ये एक आपका डेमो लेक्चर है, आपका कैसा रिस्पॉन्स आता है उस पर भी डिपेंड करता है। इसको मैं करंट से रिलेट करती चलूँगी और ये सारी चीज़ें हम देखते भी चलेंगे। यही एक खासियत है इस पर्टिकुलर लेक्चर की, कि आपको यहाँ पे स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों ही चीज़ मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि और इसका आंसर भी देना है। मैं रोज़ आपको यहाँ पे एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, तो अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज उसका आंसर लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। जैसा भी आप सही समझो, जैसा भी आपको सही लगता है आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। आज का क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो और ज़रूर बताइएगा प्लीज़, मुझे आपका रिस्पॉन्स देखना है कि आपको आखिर कितना ये PYQ ही है एक मेंस का। You can note down this that investment in infrastructure is essential for the more rapid and inclusive economic growth. Discuss in the light of India's experience. यानी इंडिया के एक्सपीरियंस में हमको डिस्कस करना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या रैपिड ग्रोथ वगैरह होती है, और वो इकोनॉमी पे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है, वेरियस डायमेंशंस निकालना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि फर्दर हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे ही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।